हेलो स्टूडेंट, आज हम +2 आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो उस दिन हमने किया था कि बाइपोलैरिटी क्या है, मीनिंग क्या है और वर्ल्ड कितने पार्ट में बटा हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, फोर्थ वर्ल्ड, इसके बारे में हमने बात की थी। आपको याद ही होगा, फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्री यूएसए इसका लीडर है, सेकंड वर्ल्ड जो था यूएसएसआर लीडर, और ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले ये देश हैं, और थर्ड ये इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, ये फोर्थ वर्ल्ड ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट हम बात करेंगे राइज ऑफ सोवियत यूनियन एज ए वर्ल्ड पावर। सबसे पहले तो पावर बना कैसे, टूटना तो बाद की बात है, गिरना तो बाद की बात है, पहले अप कैसे हुआ वो, तो उसकी बात कर रहे हैं। राइज ऑफ सोवियत यूनियन एज वर्ल्ड पावर, वर्ल्ड पावर कैसे बन गया, तो उसके पीछे क्या कारण थे, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ऑफ राइज ऑफ सोवियत यूनियन एज ए वर्ल्ड पावर। तो किस तरह से ये वर्ल्ड पावर बन गया, उसके पीछे क्या कारण थे। तो अब हम बात कर रहे हैं एक एक करके। सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेजमनी ओवर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। कुछ ईस्ट यूरोपियन कंट्री थे, एक ग्रुप था, जैसे मैंने पहले बोला था दो ग्रुप हैं, एक वेस्टर्न ब्लॉक था, एक ईस्टर्न ब्लॉक था। ये ईस्टर्न ब्लॉक का हेड था। तो ये कैसे बना, तो उसने अपनी पावर से, अपनी सूझबूझ से, अपनी शक्ति से ईस्ट जो यूरोपियन है कंट्रीज हैं, तो उनके ऊपर अपनी हेजमनी एस्टैब्लिश कर ली, चाहे वो मिलिट्री के तौर पर हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे कल्चरल तौर पर हो। तो इस तरह से ये एस्टैब्लिश करने में एक सक्सेसफुल रहा। तो इसकी पोजीशन है जो काफी सारी स्ट्रांग हो गई थी। तो उनका जो एक अधिकार क्षेत्र बड़ा बन गया था, इन कंट्रियों के ऊपर उनका प्रभुत्व एस्टैब्लिश हो गया था। तो इस वजह से आगे इसको इजीली हो गया वर्क कि इस चीज को मेंटेन करना और अपनी पावर को डेवलप करना और एक सुपर पावर की ओर बढ़ना। तो ये एक कारण था कि उसने यूरोपियन कंट्रियों के ऊपर, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री है, उनके ऊपर एक हेजमनी एस्टैब्लिश कर ली थी सक्सेसफुली। नेक्स्ट था ग्रेट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब उसके पास रॉ मटेरियल के एक ग्रेट सोर्स थे, और जिस कंट्री के पास, जिस देश के पास रॉ मटेरियल के बड़े सोर्सेज हों, तो वो अपने आप डेवलप होगा, उसके पास बहुत सारा जो इनकम होगी उसकी। अगर वो कुछ भी फैक्ट्री तक ना लगाए और सिर्फ रॉ मटेरियल ही अदर कंट्री को देता रहे, तो भी उसकी जो एक इकोनॉमी को एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो साथ में अगर उसको टेक्नोलॉजी भी है उसकी डेवलप, तो वो इस सोर्सेज को, जो ग्रेट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, इनको यूज करके पूरे विश्व में अपने जो प्रोडक्शन है उसको सप्लाई कर सकता है। तो इस तरह से इसकी जो इनकम का एक सोर्स ऑफ इनकम है, एक बड़ा लेवल पर था। तो जिसके पास इकोनॉमिकली कंडीशन स्ट्रांग होगी, उसका जो बाकी चीजें भी स्ट्रांग होगी, उसकी मिलिट्री भी स्ट्रांग होगी, उसका कल्चर भी स्ट्रांग होगा, उसका जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है वो उसमें भी स्टेबिलिटी होगी। तो मेडिकल फैसिलिटी में भी एक डेवलपमेंट होगी, टेक्नोलॉजिकली भी वो डेवलप होगा। तो इस तरह से उसके पास ये वाले सोर्स थे। ये सबसे बड़ा सोर्स था जो कि एक रॉ मटेरियल की तरह उसको मिल गया। जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उन्होंने नेचुरल तौर पर ही उनको बड़े पैमाने पर रॉ मटेरियल मिला हुआ है, जैसे ऑयल एक जमीन में से निकल रहा है, तो उनके लिए तो इनकम का सोर्स बन गया है ये बड़े लेवल पर। तो इस तरह से ये डेवलप्ड कंट्री बनते जाते हैं और सुपर पावर की ओर बढ़ते जाते हैं। तो उसमें से ये एक यूएसएसआर था जो कि एक सुपर पावर की ओर बढ़ रहा था, जब बढ़ चुका था। नेक्स्ट है फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स। जिस अब हम उपरोक्त पॉइंट को पढ़ा है, तो उससे एक
ये नजर आता है कि इसकी इकोनॉमिकली कंडीशन साउंड थी और उसकी जो फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स है, आम लोगों की नीड्स है, जो रोटी कपड़ा और मकान, शेल्टर, फूड और जो क्लोथ्स हैं, तो वो सब के एक फुलफिलमेंट हो रही थी साथ में। तो हर एक पर्सन सेटिस्फाइड था, उसकी नीड्स सब पूरी हो रही थी। पर कैपिटा इनकम भी उनकी अप ही होगी क्योंकि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बड़े पैमाने पर थे। तो इस तरह से ये एक सुपर पावर की ओर बढ़ रहा था या फिर एक वर्ल्ड पावर बनने के लिए आगे बढ़ रहा था। नेक्स्ट था एंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, जो यंग पर्सन आते हैं तो उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो जहां पर इन्होंने पूरी तरह उसका एंड हो गया क्योंकि इनके पास रॉ मटेरियल था, टेक्नोलॉजी थी, पैसा था, तो उससे बड़ी बड़ी कंपनियां लगा दी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां एस्टैब्लिश कर दी, जिससे ये अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई और इनका जो सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम और पूरे देश का सिस्टम एक डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा था। वो चाहे किसी भी फील्ड में हो तो आगे ही चल रहा था। ये भी एक फैक्टर बन गया जो राइज ऑफ सोवियत यूनियन एज ए वर्ल्ड पावर बनने में। नेक्स्ट था प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। ये बड़ी बात है। पहले तो प्रोडक्शन, फिर दूसरा एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो साधन है प्रोडक्शन करने के वो भी, और जो प्रोडक्शन किया जाता है वो भी अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट के अंडर था सारा कंट्रोल, कितना प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, कहां से रॉ मटेरियल यूज करना है, कौन से सोर्सेज यूज करने हैं, कितने करने हैं, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। अगर उस सोर्स को हम मैनेज करके उसे यूज करें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर अनमैनेज्ड होता है तो फिर दिक्कत आती है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी हम बात एग्जाम्पलें दे सकते हैं। अगर किसी को बांटते हैं, हम मैनेज करके अगर बांटते हैं तो सबको प्राप्त हो जाएगा। अगर अनमैनेज्ड देते हैं तो किसी को भी नहीं मिलता, तो वो आपस में लड़ भिड़ कर छीनते हैं एक दूसरे से। तो उस तरह से ये एक कंट्रोल था किसका, एक स्टेट का। तो कितना पब्लिक सेक्टर में ये एस्टैब्लिशमेंट हो रही थी और ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो रहे थे। तो उस तरह से इनका जो प्रोडक्शन के ऊपर भी और मीन ऑफ प्रोडक्शन थे, जो साधन थे उसको प्रोडक्शन करने में, उनके ऊपर भी इसका कंट्रोल था। इसीलिए ये सरकार स्ट्रांग होती गई और एक फैक्टर, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बन गया, जो कि राइज ऑफ सोवियत यूनियन एज ए वर्ल्ड पावर। फिर नेक्स्ट था स्ट्रांग मिलिट्री पावर। ये सबको प्रोटेक्ट करता है। उपरोक्त जितनी भी बातें हुई हैं वो उनको प्रोटेक्ट स्ट्रांग मिलिट्री पावर। अगर कोई देश इंडिपेंडेंटली और फ्रीडमली फ्री होकर देश में कोई वर्क कर रहा है तो वो उसके पीछे एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर होती है। अगर हमारे ही देश की एग्जांपल लगा लो, अगर हम अपने देश में आजादी से घूम सकते हैं, कोई प्रोडक्शन कर सकते हैं, फैक्ट्रियां लगा सकते हैं या फिर अदर वर्क कर सकते हैं, तो उसके पीछे एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर है। नहीं तो फिर जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं तो फिर वो हमारे में इंटरफियरेंस करेंगे, हमारी सोवरेनिटी को नष्ट करेंगे, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। तो उस तरह से तो उन चीजों से बचाने के लिए ये स्ट्रांग मिलिट्री पावर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि रशिया के पास या यूएसएसआर के पास ये स्ट्रांग मिलिट्री पावर थी। स्ट्रांग मिलिट्री पावर किससे बनती है? पैसे से। जिसके पास इकोनॉमिकली कंडीशन ठीक है उसकी मिलिट्री पावर भी ठीक होगी, उसका पॉलिटिकल सिस्टम भी ठीक होगा, उसका कल्चरल सिस्टम भी ठीक होगा, उसका सोशल लाइफ भी ठीक होगी, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल वो भी हाई होगा और टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगी। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं इकोनॉमिकली कंडीशन के। तो इनकी इकोनॉमिकली कंडीशन बड़ी स्ट्रांग थी, उससे ही स्ट्रांग मिलिट्री पावर भी बनने में सक्सेस हो गया। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर बन गया, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, राइज ऑफ सोवियत यूनियन एज ए वर्ल्ड पावर। आज इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।